सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान का तख्त हिल रहा है। इमरान खान को डर है कि कहीं सेना और मौजूदा सरकार के खिलाफ विपक्ष की बगावत उनके वर्तमान और भविष्य को जला दे। विपक्ष ने इमरान खान के खिलाफ जो विद्रोह का बिगुल फूंका था वो अब गृह युद्ध का सायरन बनकर गूंज रहा है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सिंध की पुलिस ने विद्रोह कर दिया। लग रहा है कि कंगाल पाकिस्तान में अब गृह युद्ध होकर रहेगा और पाकिस्तान पर FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि कंगाल पाकिस्तान में गरीबों का पोषण हो या ना हो, आतंकवादियों को सरकारी पोषक तत्व लगातार मिलते रहे। इसके बाद यह समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार में किस पार्टी के मैनिफेस्टो में कितना मैजिक है। नेताओं के बीच पब्लिक से प्रॉमिस करने की होड़ चल रही है, इसलिए तमाम घोषणा पत्रों को अगल बगल रखकर देखना जरूरी है, उनकी तुलना करना जरूरी है। बिहार में इस बार के घोषणा पत्रों में सबसे ट्रेंडिंग मुद्दा क्या है? बिहार के युवाओं को कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा टच कर रहा है? किसके घोषणा पत्र में कौन कौन से ट्रंप कार्ड हैं? ये सब हम आपको आज बताएंगे। मैनिफेस्टो वाले वादों की लड़ाई के साथ साथ बिहार चुनाव में जबरदस्त वीडियो वॉर भी चल रहा है। अलग अलग पार्टियों की वीडियो वाली जंग एकदम म्यूजिकल है। इसका विश्लेषण आज मिस मत कीजिए। और एक काम की खबर यह भी है कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। सरकार ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा की। बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। दशहरे से पहले बोनस की पूरी रकम एक किस्त में दे दी जाएगी। इस बोनस पर 3,737 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसे कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। यह बात सब जानते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज की इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पाकिस्तानी सेना की जड़ें हिला दी। पाकिस्तान की सरकारों को अपने इशारों पर नचाने वाली पाकिस्तानी फौज इमरान खान के इशारों पर ऐसा नाची कि उसी के खिलाफ बगावत हो गई, और बगावत भी ऐसी कि उसका धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ यह बगावत की है सिंध पुलिस ने, जिसने आर्मी चीफ बाजवा को माफी की मुद्रा में लाकर खड़ा कर दिया। आखिर यह पूरा माजरा क्या है और पाकिस्तान की फौज ने ऐसा क्या कर दिया कि सिंध पुलिस ने उसके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया? ये रिपोर्ट देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर मुकदमे और गिरफ्तारी के लिए पुलिस हुक्काम पर दबाव के मामले पर इंस्पेक्टर जनरल यानी IG सिंध समेत आला पुलिस अफसरान ने छुट्टियों पर जाने का फैसला कर लिया है। IG सिंध की छुट्टी की दरखास्त के बाद सिंध भर के आला पुलिस अफसरान ने भी यके बाद दीगरे बैक टू बैक छुट्टी की दरखास्त सबमिट की है। IG सिंध, एडिशनल IG कराची, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच और मुतादिद DIGs भी इस मामले में शामिल हो गए। मैं सिंध की पुलिस को शाबाश देता हूं, जिन्होंने बहुत खुददारी और जिन्होंने बहुत ज्यादा बहादुरी का सबूत दिया है, और उन्होंने जो है वो आज इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया है। हम इंक्वायरी करेंगे, उस इंक्वायरी को सिंध हुकूमत कंडक्ट करेंगे। 3 से 5 मिनिस्टर्स हम इस कमेटी में डालेंगे, जो कि सबको इस तफ्तीश में बुलाएंगे और एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हुकूमत के लिए बनाएंगे, ताकि हुकूमत उस पर एक्शन ले। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ये विद्रोह आम जनता का नहीं बल्कि सिंध की पुलिस ने किया है, जिसका बिगुल फूंका सिंध पुलिस के IG मुश्ताक महार ने। जिनके नक्शे कदम पर चलते हुए सिंध के 50 से ज्यादा पुलिस अफसरों ने पाकिस्तानी सेना की कारस्तानी के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। आदिल राज साहब दिखाएं स्क्रीन पे ये सारी स्लाइड कि मुश्ताक महर IG सिंध रिडिक्यूल्ड एंड मैनहैंडल्ड, मिसहैंडल्ड। साकिब इस्माइल मेमन DIG हेडक्वार्टर्स, नईम अहमद शेख, कैप्टन आसिम खान, उमर शाहिद अहमद DIG CTD सिंध अच्छे अफसर हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। जावेद अकबर रियाज, नासिर आफ्ताब, कमर जमान, तौकीर अहमद, साजिद आमिर सादोजई, इमरान यकूब मिनाज, समीउल्लाह सुमरो, इरफान अली सामू, और सब में एक ही लफ्ज है मिसहैंडल्ड रिडिक्यूल्ड, मिसहैंडल्ड रिडिक्यूल्ड, मिसहैंडल्ड रिडिक्यूल्ड, मिसहैंडल्ड रिडिक्यूल, स्ट्रेसफुल सिचुएशन। पाकिस्तान में बगावत की शुरुआत हुई पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से। सिंध पुलिस ने आरोप लगाया कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के आदेश जारी करवाने के लिए
पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों ने सिंध पुलिस चीफ को अगवा कर लिया। न सिर्फ सेना के जवानों ने आईजी सिंध को जबरदस्ती घर से अगवा किया, बल्कि इसके बाद कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के आदेश पर दस्तखत करने के लिए उनको मजबूर किया। पाकिस्तानी सेना की इस ज्यादती के विरोध में आईजी सिंध ने अनिश्चित काल के लिए छुट्टी पर जाने का फैसला ले लिया। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सिंध पुलिस ने मोर्चा खोल दिया, जिस पर इमरान खान ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन पूरा पाकिस्तान आग बबूला है। हमें इस मुल्क में सिविलियन इदारों के एहतराम को भी तस्लीम करना होगा, उसको भी मानना होगा। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, आईजी जो एक डिसिप्लिन फोर्स कमांड करता है वो एबडक्ट हो जाता है, मुझे बताइए कि एक नाके पे जो खड़ा हुआ सिपाही है उसको वो कैसे कॉन्फिडेंस दे सकता है? इट इज ए वेरी सीरियस मैटर। और इसमें ये कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट का लेना देना नहीं, सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का फर्ज है, क्योंकि अगरचे लॉ एंड ऑर्डर सूबे का दायरा इख्तियार है, लेकिन जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, इंटरनल सिक्योरिटी का ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। जिस पाकिस्तानी सेना के खिलाफ वहां की सरकार तक बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, उस पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सिंध की पूरी पुलिस फोर्स ने बगावत कर दी है। पाकिस्तानी सेना पर आरोप है कि उसने इमरान खान के खिलाफ विपक्षी दलों को डराने के लिए कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से पहले सिंध पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी गई, बल्कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के आदेश जारी करवाने के लिए सिंध पुलिस के चीफ को अगवा कर लिया। लेकिन पाकिस्तानी सेना को अपनी ये कारस्तानी महंगी पड़ गई। पूरे पाकिस्तान में उनकी थू थू हो रही है और इमरान खान पर एक बार फिर सेना के हाथों की कठपुतली होने के आरोप लग रहे हैं। कि जो मैं बार बार कहता चला आया हूँ कि इस मुल्क में दो मुतवाज़ी हुकूमतें चल रही हैं और स्टेट अबव द स्टेट है, वो आज मेरा ख्याल है कि साबित हो गया है। मुझे बताया जाए कि किसने उठाया आईजी को और किसने उसे ज़बरदस्ती जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई और किसने ज़बरदस्ती अरेस्ट करवाए। ये सब बातें जो है ना ये इतनी आसानी के साथ ब्रश साइड नहीं की जा सकती। ये कोई छिपी बात नहीं कि पाकिस्तान में फौज की इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान में जो महाभारत मची है, उसने पाकिस्तानी सेना के कॉन्फिडेंस को हिला डाला है। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा कम होता है जब उसके खिलाफ कोई सरकार जांच कमेटी बिठाने की हिम्मत दिखाए। अगर मेरा पुलिस का कोई इज्जत नहीं रहेगा, वो अपना काम कैसे करेगा? गैर सियासी फैसलों की वजह से आज हमारे सिंध की पुलिस फोर्स डिमोरलाइज। एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बना रहे हैं इसकी इंक्वायरी की। नाम अभी फाइनलाइज नहीं किए, लेकिन 3 से 5 मिनिस्टर्स हम इस कमेटी में डालेंगे, जो कि सबको इस तफ्तीश में बुलाएंगे और एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हुकूमत के लिए बनाएंगे ताकि हुकूमत उस पर एक्शन ले। आर्मी चीफ की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी काम कर गई। आईजी सिंध ने छुट्टी पर जाने का फैसला मौखर कर दिया। मातहत अफसरान को भी 10 दिन तक छुट्टी पर जाने से रोक दिया। आर्मी चीफ का आईजी सिंध को फोन, शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी करा दी। कहा पुलिस और सिक्योरिटी इदारों में राब्ते मजीद मुस्तहकम होंगे। इस पूरे मामले में इमरान खान की चुप्पी भी रहस्यमय है, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा बैकफुट पर आ चुके हैं। सिंध पुलिस की बगावत ने उन्हें अपनी ही सेना के खिलाफ जांच के आदेश देने पर मजबूर कर दिया है, जिसके बाद सिंध पुलिस के अधिकारियों ने 10 दिनों के लिए छुट्टी पर जाने का फैसला रद्द कर दिया। लेकिन इस घटना ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह का जो बिगुल बजाया है, वो पाकिस्तान में गृह युद्ध की शुरुआत का सायरन बन चुका है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ सिंध पुलिस की बगावत टल तो गई है, लेकिन विद्रोह की जो चिंगारी उठी है उससे बगावत की आग कभी भी दोबारा भड़क सकती है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर पाकिस्तानी फौज को नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने के लिए सिंध पुलिस के आईजी को अगवा करने की जरूरत क्यों पड़ी? कैप्टन सफदर ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि उनकी गिरफ्तारी के लिए इमरान खान की सरकार को फौज बुलानी पड़ गई? इन सवालों के जवाब में इमरान खान का वो डर छुपा है जिसका असर उनके सोचने समझने की ताकत पर पड़ने लगा। दरअसल यह पूरा मामला इमरान सरकार के खिलाफ 11 विपक्षी पार्टियों के विद्रोह से जुड़ा है। इस विद्रोह के हाइलाइट्स देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश के पड़ोस में क्या चल रहा है।
मोदी से बात करने के लिए मरे जाओ तुम। इस कठपुतली वजीर आजम की हुकूमत की तो बुनियाद ही नहीं है। बॉलीवुड भी ऐसी कोई एक्टिंग नहीं कर सकता जो अभी एक्टिंग किया है। डरपोक आदमी, तुम फौज को आलूदा करते हो। तुम्हें ये हक किसने दिया है? क्या फौज इमरान खान की है? एक वक्त था जब इमरान खान ऐसी रैलियों के आयोजक हुआ करते थे, लेकिन अब उनके खिलाफ ही रैलियों में ये हुजूम उमड़ रहा है। और ऊपर से विपक्षियों की ऐसी ऐसी बातें और ताने कि अच्छों का दिमाग खराब हो जाए। तुम्हारी नालायकी के बारे में पूछा जाता है तो जल्दी से जाके फौज के पीछे छुप जाते हो, जल्दी से जाके फौज की वर्दी की पनाह ले लेते हो। डरपोक आदमी, तुम फौज को आलूदा करते हो। मरियम नवाज ने 18 सितंबर को कराची के जलसे में खुलेआम चुनौती दी थी कि इमरान खान उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं। इस चुनौती से जले भुने इमरान खान इतना सीरियस हो गए कि मरियम नवाज और उनके पति कैप्टन सफदर जलसा खत्म करके होटल पहुंचे ही थे कि पाकिस्तानी फौज ने उनके कमरे पर धावा बोल दिया और कैप्टन सफदर को उठाकर ले गई। कहा सफदर से, मैंने कहा मुझे लगता है हमारे कमरे का कोई दरवाजा बजा रहा है। तो उन्होंने जब दरवाजा खोला उठकर तो बाहर पुलिस खड़ी थी और उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए। उन्होंने कहा अच्छा, मैं कपड़े पहन लूँ, कपड़े तब्दील कर लूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। और उन्होंने वो जो सिक्योरिटी लैच होता है दरवाजे का, उसको तोड़ा। मैं सो रही थी, मैं बेड में थी, तो उन्होंने कहा मैं अपनी दवाई ले लूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ, आप अंदर मत आए। लेकिन वो फिर भी अंदर आ गए, वो अंदर आ गए और सफदर को गिरफ्तार करके ले गए। अब इमरान खान का तो समझ में आता है कि विरोधियों को ताकत दिखाने के लिए ये सब किया, लेकिन पता नहीं पाकिस्तानी फौज ने कैसे इमरान खान के आदेश को इतना सीरियसली ले लिया कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस के आईजी को ही अगवा कर लिया। हम कंडेम करते हैं इस ऑपरेशन को जो कैप्टन सफदर को अरेस्ट किया है। जिस कमरे में वो थे उसमें मरियम नवाज साहिबा भी थी। तो आप दरवाजा तोड़ के अगर अंदर घुसेंगे तो आप खुद बताएं कि कौन सा डर खौफ था कि कैप्टन सफदर ने वहां से भाग जाना था। उस होटल में थे ना आप, जो एग्जिट पॉइंट्स थे उसको बड़े आराम से रोक भी सकते थे और बड़े आराम से सुबह को जब कैप्टन सफदर नीचे आते तो उनको अरेस्ट भी कर सकते थे। कैप्टन सफदर कोई सड़क पर चलते आम इंसान तो है नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद हैं। इमरान खान के खिलाफ विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज बन चुकी मरियम नवाज के पति हैं। उन्हें इस तरह कमरे में घुसकर उठा लेना, वो भी बिना तैयारी के, ये कहाँ की समझदारी हुई भला। ये मेरे पास FIR की कॉपी है। वकास अहमद खान मुद्दई हैं और ये डेट्स भी इसमें लिखी हुई हैं। तो ये जो पर्चे दर्ज आप कराते हैं, कभी दहशतगर्दी के, कभी गद्दारी के, तो उनके जो मुद्दई होते हैं वो सारे एक जैसे क्यों होते हैं? जल्दी में ऐसे ही होता है। जल्दी में ऐसे ही होता है। तो वो लोग क्यों होते हैं जिनका अपना इतना लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है? सही तो कह रही हैं मरियम नवाज। पाकिस्तानी फौज को क्या इमरान खान की कुर्सी जाने की चिंता सता रही थी जो वो इतनी जल्दबाजी में थे? और गिरफ्तारी करनी भी थी तो सिंध पुलिस को कह देते। उनके आईजी को अगवा करने की क्या जरूरत थी भला? और ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कैप्टन सफदर ने जो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए फौज उतारनी पड़ गई? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर नारे ही तो लगवाए थे, वो तो थाने तक गए और छूट कर वापस भी आ गए। अब बताइए आर्मी चीफ बाजवा किस किस को जवाब देते फिरेंगे? आप कहते हैं कि मज़ार कायद के ऊपर नारा लगा। मज़ार कायद पे जो नारा लगा, वो वीडियोस जो मज़ार कायद में हुल्लड़बाजी PTI के कारकुनों ने, मेरा ख्याल है कि कोई इमरान खान साहब का कोई दौरा था, वो वीडियो मरियम औरंगजेब के पास है, उन्होंने की, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर कायदे आजम के मज़ार पर किसी ने कायदे आजम का ही बयानिया, कायदे आजम के ही फरमूदात दोहराए तो वो इतना बड़ा गुनाह बन गया।
अब 11 विपक्षी दल एक साथ खड़े होकर इमरान खान की कुर्सी हिलाएंगे तो इमरान खान तो बौखलाहट में कुछ न कुछ करेंगे ही। लेकिन पाकिस्तानी सेना की बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई। आज इमरान है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन पाकिस्तानी सेना तो हमेशा रहेगी। इमरान नहीं थे तो कोई और था, इमरान नहीं होंगे तो कोई और होगा। पाकिस्तानी सेना की कठपुतली बनने के लिए तो पाकिस्तान के सियासतदान दुआएं मांगते हैं। ये जनरल जिलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था। ये वो आदमी है जो ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। आपने इलेक्शनों में आवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल तोला इस कौम पर मुसल्लत किया। नतीजे में होने वाली बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको। पाकिस्तान में दूध का धुला तो कोई भी नहीं है। ना नवाज शरीफ थे, ना इमरान खान और ना मरियम नवाज। पहले इमरान खान नए पाकिस्तान का सपना दिखाकर सत्ता में आए, अब उनके विरोधी पाकिस्तानी अवाम को सपना दिखा रहे हैं और अवाम के पास कोई रास्ता नहीं है। वो भूखे पेट नारे लगाने के अलावा कर भी क्या सकती है। आज तक ब्यूरो। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का आदेश देना इमरान खान की सियासी चाल थी, लेकिन इस चाल में वो खुद भी फंस गए और पाकिस्तानी फौज को भी फंसा दिया। अपने विरोधियों को चुप करवाने के लिए इमरान खान ऐसी घटिया चालें चलने के बजाय पाकिस्तान के हालात सुधारने पर जोर देते तो ये नौबत ना आती। दरअसल इमरान खान को विद्रोहियों के विद्रोह से ज्यादा जनता के बीच अपनी लोकप्रियता घटने का शौक लगा। गैलप इंटरनेशनल की एक सर्वे रिपोर्ट में पाकिस्तान के 53% लोगों ने माना है कि इमरान सरकार देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में नाकाम रही है। 23% पाकिस्तानी आवाम ने कहा कि इमरान सरकार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सर्वे में खुलासा हुआ कि 66% पाकिस्तानी इमरान सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। 59% लोगों ने कहा है कि इमरान सरकार का प्रदर्शन पिछली सरकारों के मुकाबले खराब है। 62% आवाम ने कहा कि इमरान सरकार के दौर में देश सही दिशा में नहीं जा रहा। इस सर्वे में 53% पाकिस्तानियों ने इमरान खान की सरकार में महंगाई को सबसे बड़ी समस्या माना है, जबकि 23% पाकिस्तानियों के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नए पाकिस्तान का वादा करके सत्ता में आए इमरान खान को 2 साल 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पाकिस्तान की कंगाली दूर नहीं हुई बल्कि बढ़ती चली गई। पाकिस्तान पर $100 बिलियन से भी ज्यादा का विदेशी कर्ज है, जो उसकी जीडीपी के 90% के बराबर है। हालत यह हो गई है कि पाकिस्तान में आटे की कीमत 60 से 65 रुपए किलो पहुंच गई है। बाजार में एक रोटी की कीमत 15 से 20 रुपए है। रसोई गैस की सिलेंडर 1500 से 2000 रुपए तक है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा है। यह सिर्फ एक वानगी भर है। लोगों की नाराजगी को हथियार बनाकर पाकिस्तान की 11 बड़ी पार्टियां एकजुट होकर इमरान खान की कुर्सी को हिलाने में जुटी हैं और इसी बौखलाहट में इमरान खान उल्टे सीधे फैसले कर रहे हैं। वैसे इमरान खान जब पाकिस्तान के पीएम बने थे तो उन्होंने जनता को जो सब्ज बाग दिखाए थे वो अब उजड़ चुके हैं। हालत यह हो गई है कि पूरी दुनिया में पहले से ही मिट्टी में मिल चुकी पाकिस्तान की इज्जत अब कीचड़ में मिल रही है। आज से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की वर्चुअल बैठक शुरू हो गई है, जो 23 अक्टूबर तक चलेगी। बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि पाकिस्तान इसकी ग्रे लिस्ट में बना रहेगा या फिर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। बैठक में इसकी समीक्षा की जाएगी कि पाकिस्तान आतंकवादियों की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में कितना कामयाब रहा। बिहार में नीतीश कुमार फिर से मौका मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव को लगता है इस बार चांस उनका है। चिराग पासवान भी अपनी जगह बनाने के लिए जोर लगा रहे हैं। बीजेपी अपने नेशनल एजेंडा पर है तो कांग्रेस को रिबूट होने की उम्मीद है। इन्हीं उम्मीदों के बीच बिहार के चुनावी सीजन में वादों की बंपर सेल लगी है। हर नेता बिहार को नए सपने दिखा रहा है। कोई 10 लाख नौकरी की बात कर रहा है तो कोई माता सीता का मंदिर बनाने का वादा कर रहा है। लेकिन इन वादों में यह जानना जरूरी है कि किसके मैनिफेस्टो में कितनी हवा और कितना मैजिक है। सड़क है उसमें बाईपास बनवाएंगे। अब बाईपास की जगह नहीं मिलेगी तो ऊंचे ऊपर से फ्लाईओवर बनवाएंगे। ये सब काम हम लोगों ने सोच लिया है। हर चीज हम लोग इसी तरह से करेंगे। जितने लोग यहाँ आए हैं
एक आदमी 10-10 वोट का उपाय करे के बाद 10 लाख रोजगार तो कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? जिताएगा। इन 20 दिनों में न सिर्फ बिहार पर बिहारी फर्स्ट को आप समझें, बल्कि इस बात का भी आप लोग आकलन करें कि पिछले 30 साल क्या जो दूसरे प्रदेशों को मिले वैसे ही हमारे प्रदेश को मिले। 12 बड़ी स्कीम्स, 12 बड़े निर्णय हम लेकर आए। बिहार करवट ले रहा है, बिहार बदल रहा है। इसीलिए हम सब ने कहा है कि बोले बिहार बदले सरकार। नीतीश कुमार के 7 निश्चय, तेजस्वी की 10 लाख नौकरी, चिराग पासवान का बिहारी फर्स्ट, कांग्रेस की 12 स्कीम, 12 निर्णय। पब्लिक से एक से बढ़कर एक वादे हो रहे हैं। सत्ता में लाने के लिए शानदार डील्स दे रहे हैं। 5 साल के प्रॉमिस का पिटारा खुल गया है। बिहार में चुनावी वादों की बम्पर सेल आ गई है। इस सेल में आज चिराग पासवान और कांग्रेस की बारी आई। चिराग पासवान विजन डॉक्यूमेंट और कांग्रेस बदलाव पत्र लेकर आई। चिराग ने वादा किया कि उनकी पार्टी बिहार में कोचिंग सिटी बनाएगी। किसी छात्र को कोचिंग के लिए कोटा, दिल्ली, प्रयागराज न जाना पड़े। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। सभी सरकारी विभागों में खाली पदों पर तत्काल भर्ती की जाएगी। नए विजन से शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन के मुद्दे पर काम किया जाएगा। बिहार में माता सीता का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। बिहार विकास की राह पर अब आगे चलने के लिए तैयार है। लोग जागरूक हैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इस बार जीत कर रहेगा। और इस बार जो सरकार होगी वो सही मायनों में प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार होगी, बिहार की विकास वाली सरकार। भाई नीतीश कुमार जी को सह सम्मान केंद्र में लेकर जाएं, उनको मंत्री बनाएं, पर नीतीश जी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे ये असंभव है। चुनावी वादे, अपना विजन और नीतीश कुमार पर वार, यही चिराग पासवान ने किया और यही कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने बिहार में अपने वादों की अलग लिस्ट रखी है और इसे घोषणा पत्र नहीं, बदलाव पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस ने दूसरे राज्यों की तरह किसान कर्ज माफी का वादा किया, बिजली के रेट को आधा करने और गरीबों के बिजली बिल माफ करने की बात की। नौकरी मिलने तक बेरोजगारों को 1500 रुपए महीने का भत्ता देने का वादा किया। 1.5 साल में 2.5 लाख टीचर्स की भर्ती का वादा किया। 12वीं में 90% से ज्यादा नंबर लाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का वादा किया। केजी से पीजी तक जात पात धर्म सब छोड़कर बिहार की बेटियों के लिए शिक्षा मुफ्त होगी। हर गांव के अंदर एक रोजगार मित्र लगेगा जो हमारे युवाओं को रोजगार के देने में, उनके लिए उस प्रकार के उद्योग लगवाने में सरकार की ओर से मदद करेगा। बिहार के किसानों के लिए हमने सीधी बात की है, कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ। हमारी सरकार बनने पे वो काले कानून जो किसानों का शोषण करेंगे, उन कानूनों को हमारी सरकार यहाँ का कानून लाके, जैसे पंजाब ने किया, हम भी इन कानूनों को खारिज करेंगे। लेकिन बिहार में असली लड़ाई नीतीश कुमार और तेजस्वी की है। नीतीश कुमार के 7 निश्चय ही एक तरह से उनका घोषणा पत्र है। तेजस्वी का महागठबंधन पहले ही 25 सूत्री कार्यक्रम को तय कर चुका है। इसमें सबसे बड़ी टक्कर बेरोजगारी के मुद्दे पर है। नीतीश का वादा है कि स्किल डेवलपमेंट के जरिए रोजगार के मौके बनाएंगे। तेजस्वी का वादा है कि सत्ता में आते ही 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। अगर मुख्यमंत्री आप बनाइएगा, आपका भाई बनेगा, तो मेरा पहला अगर कदम चलेगा तो 10 लाख नौजवान के 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। बताओ रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? बेरोजगारी और विकास बिहार के लिए बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी ने बेरोजगारी का मुद्दा पकड़ा है और इससे युवाओं को अपने पाले में लाने में जुटे हैं। लेकिन नीतीश भी इस मुद्दे की हवा निकालने में जोर लगा रहे हैं और बिहार में नई पारी के लिए नए सपने दिखा रहे हैं।
न कोई जानकारी है कि कहाँ होगा। आजकल हम देखते हैं कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, तो पैसा आएगा कहाँ से? ऊपर से आएगा? कहाँ से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? ये जेलवे से आएगा? कहां से आएगा? अब खाली कंप्यूटर पर काम करने से काम नहीं होगा। अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि सब टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ के युवक युवतियों को हम लोग प्रशिक्षण देंगे। इन चुनावी वादों के बीच सभी का सवाल यही है कि बिहार अब की बार किस पर भरोसा करेगा? नीतीश कुमार को फिर से मौका मिलेगा या इस बार बिहार में तेजस्वी के लिए चांस है? पटना से अंकित त्यागी और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार चुनाव का एक्स फैक्टर है बिहार के युवा। बिहार में 7 करोड़ 18 लाख वोटर में से 3 करोड़ 66 लाख वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से 39 साल के बीच है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है और यह इस बार के चुनाव को बहुत प्रभावित करेगा, क्योंकि ओपिनियन पोल में यह सामने आया था कि बेरोजगारी और विकास बिहार के 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। बिहार के युवा के मन में क्या चल रहा है, इस चुनाव को लेकर उनकी सोच क्या है, ये हमने जानने की कोशिश की। बिहार के चुनाव हैं और इस बार युवाओं का बड़ा बोलबाला है। हम इस समय बिहार के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में मौजूद हैं, पटना विमेंस कॉलेज, और वहां हम जानते हैं कि दरअसल चुनावों में युवाओं की आकांक्षाएं क्या हैं और जो चुनाव के मैदान में युवा हैं उनका भविष्य क्या होने वाला है। क्या सोचता है युवा? अभी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा होना चाहिए इस वक्त, और सबके लिए शिक्षा। जी, पूरे बिहार में शिक्षा मेन मुद्दा होना चाहिए। मैम, सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का है कि शिक्षित कैसे, सबको कैसे शिक्षित, सबके लिए शिक्षा। वुमेन एजुकेशन मैम, लाइक देयर आर ओनली फ्यू कॉलेज वेयर ऑल पीपल वांट। जैसे पटना वुमेन्स कॉलेज के लिए अलग अलग इलाकों से आना पड़ता है लोगों को। यस मैम, एंड देन बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी का सबसे पहले सोल्यूशन होना चाहिए बिहार में, क्योंकि इस बार हम लोग कोरोना साफ साफ पता चला है कितने बेरोजगार हैं। लाखों में वर्कर्स जाते हैं, तो यहाँ पे जब फैक्ट्रीज बंद है, मिल बंद है, तेजस्वी प्रताप जी आरजेडी से खड़े हो रहे हैं, वो यूथ है, तो हम चाहते हैं हमारे यूथ की वो आवाज सुने। चिराग पासवान जी है, लेकिन तेजस्वी प्रताप जी का उनका बैकग्राउंड रहा है, वो पूरे उससे आए हैं और वो हमको लगता है वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं। क्या मुद्दा है बिहार चुनाव? मैम, मैं ये सोचती हूँ कि अभी भी हमारा ये जो इलेक्शन है, पहला सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव ये होना चाहिए कि वुमेन एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन ही जरूरी नहीं, मेल की भी एजुकेशन बहुत जरूरी। एजुकेशन सबके लिए। क्या मुद्दा सबसे बड़ा? सबसे बड़ा मुद्दा है कि शिक्षा का जब हम लोग बात करते हैं तो बस पढ़ाई ही नहीं, मेंटालिटी भी जरूरी होती है। तो कुछ ऐसा कैंपेन लाना चाहिए जिससे लोगों की मेंटालिटी थोड़ी बड़ी हो, थोड़ी खुलकर आए लोग सामने। क्योंकि एजुकेशन का मतलब है कि बस आप डॉक्टर इंजीनियर ये नहीं होना चाहिए, आप कैसे रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, लोगों का कैसे लोगों तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं योजनाएं बट लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। यंग लीडर्स और जो अभी मुख्यमंत्री हैं, आपकी सोच एक युवा के तौर पर क्या? यंग लीडर्स हमारे बिहार में बहुत जरूरी है ताकि वो हमारे प्रॉब्लम्स को समझे, बिकॉज एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट बट साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट देना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे लगता है आपको यहाँ से पास आउट करने के बाद बिहार के भीतर नौकरी मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको लगता है? बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको लगता है बाहर जाना होगा? जी बिल्कुल जाना होगा। क्लासमेट्स को स्कूल टाइम के बाद दिल्ली जाना पड़ा पढ़ाई के लिए? यस मैम, जाना ही पड़ेगा मैम, जाना ही पड़ेगा। यस मैम। इवन दो हमारे बिहार में इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, फिर भी उनको जब जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात आती है तो उनको बाहर जाना पड़ता है। क्यों? हमारे बिहार में वो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं? बिहार में वो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं? बिहार में अपॉर्चुनिटी है मैम। एजुकेशन बिहार में अपॉर्चुनिटी जॉब के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, जॉब के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है। नो मैम, बहुत कम है, हर एक सेक्टर में बहुत कम अपॉर्चुनिटी है मैम। 90% स्टूडेंट जाना चाहते हैं बाहर, अगर नहीं भी चाहते हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, पर सबको बाहर ही जाने, इवन पढ़ाई करने के लिए कोई भी बिहार के कॉलेज जल्दी प्रेफर नहीं करते हैं। मैम, ऐसा हो रहा है कि हम लोग बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन लोग को यहाँ जॉब नहीं मिल पा रहा है, वो बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, शिक्षा के लिए भी बाहर जा रहे हैं और जॉब के लिए भी बाहर जाना पड़ रहा है सबको। हाँ। तो ये सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि जो नालंदा, जहां से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी निकली, चाणक्य जिसको कर्मभूमि अपना बनाकर गए थे, वहां पर युवाओं का अगर एक ही मुद्दा निकल कर आ रहा है कि शिक्षा के लिए हम बाहर क्यों जाएं, शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए क्यों बाहर जाना पड़ता है और साथ में रोजगार कैसे मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल सबके लिए यहां पर खड़ा हो जाता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, पटना आज तक।